डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हफ्ते तक चली अंतिम यात्रा के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को 9 जुलाई को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खामनेई की 6 दिनों की इस अंतिम यात्रा में लगभग 4 करोड़ 30 लाख लोग शामिल हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ईरान का यह दावा है कि इतिहास में इससे बड़ी अंतिम यात्रा कभी नहीं देखी गई। अब ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि वो खामनेई की हत्या का बदला जरूर लेगा और यह बदला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या से ही पूरा होगा। तो आज हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस हफ्ते कैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी को 1000 वर्ष पुराने शिव मंदिर में लेकर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर भगवा रंग का कुर्ता पहना और उनके पहुंचते ही यह मंदिर ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंजने लगा। आज हम प्रधानमंत्री मोदी की मंदिर और हिंदुत्व वाली इस डिप्लोमेसी को आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में, क्या दुनिया में कैंसर की सुनामी आने वाली है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 5वें व्यक्ति को आगे चलकर कैंसर हो सकता है और दुनिया के 92% लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी रूप में कैंसर से प्रभावित होंगे। या तो उन्हें खुद कैंसर की बीमारी होगी और या फिर उनके परिवार में किसी ना किसी को कैंसर की बीमारी होगी। और ये सारे लोग कैंसर की जो बीमारी है, जिसे हम सबसे खतरनाक बीमारी मानते हैं, उससे किसी ना किसी रूप में प्रभावित होंगे। ये एक डराने वाली खबर है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की 6 दिनों की अंतिम यात्रा में लगभग 4 करोड़ 30 लाख लोग शामिल हुए हैं। 4 करोड़ 30 लाख। ईरान का दावा है कि खामनेई की अंतिम यात्रा इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा है आज तक की। ईरान की 9 करोड़ की आबादी है और इराक की लगभग 4 करोड़ 70 लाख की आबादी है और इन दोनों देशों को मिलाकर करोड़ों लोगों का इस अंतिम यात्रा में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, अगर ईरान की आबादी 9 करोड़ है और ईरान के लगभग 4 करोड़ लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो सोचिए लगभग आधी आबादी, या सोच लीजिए कि 40% आबादी ईरान की ऐसी है जो अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची है। यह अपने आप में खामनेई की लोकप्रियता को दिखाता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहां ईरान की जनता का महासागर उमड़ आया है। میخونم عرض منم تمام یا علی مدد و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و کان من الذین یجاهدون فی سبیل الله وارحمه و ایانا برحمتک رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات.
ईरान अब इन तस्वीरों का प्रचार पूरी दुनिया में कर रहा है। ईरान पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अली ख़ामनेई की जो लोकप्रियता है वो ईरान में कितनी ज़बरदस्त है। अली ख़ामनेई अपने पीछे जो सत्ता छोड़ कर गए हैं, अली ख़ामनेई के जो बेटे हैं, जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनकी जो सत्ता है वो कितनी लोकप्रिय है, कितनी मजबूत है और कैसे ईरान के लोग अपनी सरकार और अपनी सत्ता के साथ खड़े हैं, ये संदेश ईरान इन तस्वीरों के ज़रिए देना चाहता है। और आज ये तस्वीरें दुनिया के हर बड़े न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ एजेंसीज़ में और अखबारों में ये तस्वीरें दुनिया भर में छप रही हैं। और दुनिया भी बड़ी हैरान है कि कुछ महीने पहले तक उन्हें बताया गया था कि अली ख़ामनेई लोकप्रिय नहीं है, ईरान की जनता उनके खिलाफ खड़ी है, उन्हें हटाना चाहती है। और आज अली ख़ामनेई के लिए देखिए ईरान में माहौल बिल्कुल बदल चुका है। अली ख़ामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद की ऐतिहासिक इमाम रज़ा दरगाह में दफनाया गया और ये शहर शिया मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। ख़ामनेई की कब्र के बगल में ही उनकी 14 महीने की नातिन, उनकी बेटी, दामाद और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई की पत्नी को भी दफनाया गया है। ईरान ने इसकी नई तस्वीरें जारी की हैं जहां पर उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को दफनाया है और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें जो दफनाया है उसकी नई तस्वीरें ये हैं। ईरान और इराक के अलग अलग शहरों में करोड़ों लोगों ने ख़ामनेई को श्रद्धांजलि दी और ये भीड़ पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक है। लोगों ने कई कई घंटे तक इंतजार किया सिर्फ अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए, विदाई देने के लिए और उनके ताबूत को एक बार छूने के लिए। जो छू नहीं सके उन्हें लगा कि एक बार ताबूत को अगर दूर से भी देख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका का जो भी कैलकुलेशन था ख़ामनेई के बारे में वो बिल्कुल गलत निकला। कहते हैं किसी व्यक्ति की लोकप्रियता का अंदाज़ा उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ से पता चलता है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है, कितने लोग आए आपकी शोक सभा में, उससे पता चलता है कि जीवन में आप कितने लोकप्रिय थे। हर इंसान चाहता है कि उसके जाने के बाद लोग बड़ी संख्या में उसे याद रखें। दुनिया के बड़े बड़े नेता अगर आज इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो यही सोचते होंगे कि अंतिम संस्कार हो, अगर किसी का अंतिम यात्रा निकले तो ऐसी निकले। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ बहुत कम लोगों की अंतिम यात्रा में दिखाई देती है जिसमें करोड़ों लोग आ जाएं। और इसे देखकर अब सभी लोग ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि ख़ामनेई एक अच्छे आदमी थे। ईरान की सरकार पूरी दुनिया में अपनी छवि को सुधारने के लिए करोड़ों लोगों की इस भीड़ का अब जमकर इस्तेमाल करेगी, इस भीड़ का प्रचार करेगी। आज दुनिया की हर न्यूज़ एजेंसी, दुनिया का हर बड़ा न्यूज़ चैनल, दुनिया का हर बड़ा अखबार और सोशल मीडिया में ख़ामनेई के जनाजे की ये तस्वीरें छाई हुई हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है कि ख़ामनेई की लोकप्रियता कितनी थी, कैसे करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए ख़ामनेई को एक आखिरी बार सलाम करने के लिए। क्या ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है? ईरान की सेना IRGC ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यह चेतावनी दी है कि वो अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला जरूर लेगी और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब आप खुद सोचिए कि अली ख़ामनेई की हत्या की जिम्मेदारी किस पर आती है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। ख़ामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे पोस्टर्स लेकर आए थे जिन पर उन्होंने ट्रंप की हत्या की धमकी दी थी। ईरान के आम लोग भी हर हाल में ख़ामनेई की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। ये माहौल ईरान की सड़कों पर अभी दिखाई दे रहा है। अमेरिका के मीडिया में छपी अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का एक प्लान बना लिया है और इजराइल ने अमेरिका को इस हमले की प्लानिंग की पूरी जानकारी दे दी है। ट्रंप को ईरान से खतरे का एक और कारण है
वर्ष 2020 में ईरान के एक जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या और तब अमेरिका के एक ड्रोन हमले में IRGC के कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी मारे गए थे। ये वहां के एक बहुत ही लोकप्रिय जनरल थे और उस समय भी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी ईरान के पास ट्रंप पर जानलेवा हमला करने के अब एक नहीं बल्कि दो कारण हैं। ईरान ट्रंप को अली खामनेई के साथ साथ कासिम सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार भी मानता है। युद्ध में ईरान के सबसे बड़े नेता को मार गिराना अमेरिका की सबसे बड़ी जीत उस समय मानी गई थी और लोगों का कहना था कि पहले ही दिन अगर उन्होंने खामनेई की हत्या कर दी, खामनेई को एलिमिनेट कर दिया, तो समझ लीजिए कि अमेरिका ने ये युद्ध जीत लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को यह डर लग रहा है कि जो काम उन्होंने ईरान के साथ किया, यानी वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या करके जो काम उन्होंने किया, अब यही काम ईरान की सेना उनके साथ भी कर सकती है। और इस समय जो सेंटिमेंट है जो निकल कर आ रहा है खामनेई की इस अंतिम यात्रा से, वो ये है कि ईरान के लोग ट्रंप के खून के प्यासे हैं और इस सेंटिमेंट को, इस भावना को ईरान की सेना समझ रही है। ईरान के जो कट्टरपंथी नेता हैं वो भी समझ रहे हैं कि ईरान की जनता इस समय क्या चाहती है। वो बदला लेना चाहती है, खून के बदले खून चाहती है। और अब खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और ईरान अब कभी भी उनकी हत्या कर सकता है या फिर उनकी हत्या करवा सकता है। ये बात ट्रंप ने खुद कही है। Mr. President, what was the security concern that caused us to change planes? What was the security concern that caused us to change planes? We sent this one in so that the Air Force Base here was in the same exact line. So you saw, did you see the picture? We did. Hundreds of pictures, hundreds of people. Let me see that. You can't see it too well, but there are hundreds of people out there. So they wanted to see. So they came a little bit early and we switched planes. So you're saying there wasn't a security concern? No. Why would there any other issue? No issues with the plane? No, except we sent it a little early. Same line going back. So We sent it a little bit early so that we could let them see it. The base, the whole base came out and saw the plane, and then we landed. Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual. Well, yeah, because you're, probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with. So you think that Iran was possibly thinking, trying Well, I to... mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. were you aware of any credible threat by Iran against Air Well, Force I have a One? threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Right? तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, ये पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपने नेटो समिट से वापस लौटते हुए अपना विमान क्यों बदल लिया? क्या आपको कोई खतरा है ईरान से? और ईरान के हमले की आशंका के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को अपना विमान बदलना पड़ा। ट्रंप जब नेटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद तुर्की से वापस अमेरिका लौट रहे थे, तब उन्होंने कतर से गिफ्ट में मिले अपने नए एयरफोर्स वन विमान की बजाय एयरफोर्स वन के पुराने विमान का इस्तेमाल किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान वो थोड़ी देर के लिए ब्रिटेन में रुके और तब वो फिर से अपने नए विमान से यात्रा उन्होंने शुरू की। यानी तुर्की से ब्रिटेन तक उन्होंने पुराना विमान इस्तेमाल किया क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ ईरान के हमले का खतरा ज़्यादा था, क्योंकि जिस जगह से, जिस हवाई मार्ग से वो गुजर रहे थे, वो ऐसा हवाई मार्ग था जहां ईरान चाहता तो अपनी मिसाइल से उन पर हमला कर सकता था। इसलिए इस रूट के लिए उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया। लेकिन ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उन्होंने एयरफोर्स वन के नए विमान का इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद इस इलाके में हमले का डर उन्हें नहीं था। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया। सीक्रेट सर्विस ही अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा करती है। और अमेरिका के एक और अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एयरफोर्स वन के नए विमान में सुरक्षा के पूरे इंतजाम अब भी नहीं है। इसीलिए ट्रंप जिस रास्ते से वहां जा रहे थे, वहां पर जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां ईरान हमला कर सकता है और इसीलिए वो वहां
नए विमान से नहीं गए बल्कि अपना पुराना विमान लेकर गए जो कि ज़्यादा सुरक्षित है। एयरफोर्स 1 का पुराना विमान किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर सकता है। ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है और इस विमान में एक कमांड सेंटर भी है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज किया है कि नया विमान सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा एयरफोर्स 1 का यह नया विमान ट्रंप को कतर ने तोहफे में दिया और इसकी कीमत लगभग 3,800 करोड़ रुपए है। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, अमेरिका की सेना को सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात समझ गए हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर हैं और जो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ किया, अब ईरान अमेरिका के सुप्रीम लीडर के साथ भी शायद वही करना चाहता है और इसी प्रकार से बदला लेना चाहता है। मतलब खून के बदले खून। दुनिया भर में यह ट्रेंड देखा गया है कि जब भी किसी नेता पर हमला होता है या उसकी हत्या की साजिश की खबर आती है तो उसकी लोकप्रियता अक्सर बढ़ जाती है और लोगों की सहानुभूति भी उस नेता के प्रति बढ़ जाती है। इसे राजनीति में अक्सर रैली अराउंड द लीडर इफेक्ट कहते हैं। यानी संकट के समय लोग अपने नेता के पीछे ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा पहले हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए। वर्ष 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर गोली चली थी और वो गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। तब कुछ समय के लिए उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। पिछले 2 वर्षों में कुल मिलाकर ट्रंप पर 3 बार हमले की कोशिश हो चुकी है। इस समय अमेरिका के 58% लोग ट्रंप से नाराज हैं और अपने दोनों कार्यकालों में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग कभी भी इतनी कम नहीं रही। उनकी लोकप्रियता ऑल टाइम लो है। अभी बड़ा सवाल है कि क्या यह नई खुफिया जानकारी सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी है या इसके पीछे कोई राजनीति भी हो सकती है। अमेरिका के एक बड़े न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारी ये मानते हैं कि ये इजराइल का ट्रंप को भड़काने का एक नया तरीका भी हो सकता है ताकि ट्रंप ईरान के खिलाफ और सख्त रुख अब अपनाएं। यह भी हो सकता है कि जानबूझकर यह खबर इस तरह से प्लांट की गई हो ताकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सहानुभूति बढ़ जाए और उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाए जिसकी जान को अब विदेशी ताकतों से खतरा है। तो एक बड़ी बात यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को यह जानकारी दी है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान बना लिया है और ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की पूरी कोशिश करेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब युद्ध विराम हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, उस समय इजराइल इस युद्ध विराम के पक्ष में नहीं था और इस बार इस युद्ध विराम के समझौते में इजराइल को अमेरिका ने दूर रखा। यह भी हो सकता है कि इजराइल ने जो जानकारी दी है यह ट्रंप को भड़काने के लिए दी हो। यह इसलिए दी हो ताकि अमेरिका की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो पैनिक मोड में आ जाए। और ट्रंप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का है कि जब आप ट्रंप को इस प्रकार की बात बताएंगे तो वो भड़क जाएंगे और हो सकता है कि वो ईरान पर नए सिरे से और बड़े हमले शुरू कर दें। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। उनकी सुरक्षा दुनिया में सबसे शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा मानी जाती है। लेकिन ऐसे में ईरान का ये कहना कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला कर सकता है, इजराइल की खुफिया एजेंसियों का ये कहना कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर का एक असर जो है वो आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देगा। आपको याद होगा तुर्की में जब वो गए तो तुर्की से वापस आते समय उन्होंने अपना ये प्लेन बदल लिया था
और ये एक बहुत बड़ी बात है। उस समय उन्होंने साफ साफ ये नहीं कहा था कि उन्होंने अपना प्लेन क्यों बदला, लेकिन उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स 1 प्लेन को इस्तेमाल किया और कतर ने जो उन्हें नया प्लेन दिया था उसका इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस समय नहीं किया था, जब वो तुर्की से वापस अमेरिका लौट रहे थे। ये खबर हमने कल भी आपको दिखाई थी कि तुर्की से जब वो वापस लौटे, ये अपने आप में ऐसा बहुत कम होता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने प्लेन को बदल लें। एक ऐसा प्लेन जिसे वो छोड़ चुके हैं, जिसे रिटायर करने की बात हो रही है, वापस उस प्लेन को वो सर्विस में लाए और उन्होंने अपने पुराने एयरफोर्स 1 प्लेन से उस समय यात्रा की। अमेरिका के इतिहास में जब भी किसी राष्ट्रपति पर कोई हमला हुआ है या देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आया है, तो अमेरिका की जनता अक्सर अपने राष्ट्रपति के समर्थन में एकजुट हो जाती है। ऐसा पहले भी देखा गया है। वर्ष 1981 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन एक जानलेवा हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% से बढ़कर 73% हो गई थी। वर्ष 2001 में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अप्रूवल रेटिंग 51% से सीधे 90% तक पहुंच गई थी, जो तब अमेरिका के इतिहास की सबसे ऊंची अप्रूवल रेटिंग्स में से एक थी। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हो सकता है जो रोनाल्ड रेगन के साथ और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ हुआ? यानी जैसे ही अमेरिका के लोगों को यह बात पता चलेगी कि उनके राष्ट्रपति की जान खतरे में है और एक दूसरा देश अमेरिका के राष्ट्रपति को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि अमेरिका की जनता के बीच डोनाल्ड ट्रंप के प्रति एक नई सहानुभूति पैदा हो जाए, उनकी अप्रूवल रेटिंग पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाए। और यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय बड़ी परेशानी में है, उन पर इस युद्ध को रोकने का जबरदस्त दबाव है और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध उन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन वो इसमें से निकले कैसे, और ईरान उन्हें इस युद्ध में से बाहर निकलने नहीं दे रहा। बड़ी बात यह है। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि ये एक नया एग्जिट प्लान हो कि सारे लोगों का जो ध्यान है वो इस बात पर चला जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसला लेते हैं, चाहे वो ईरान पर और बड़े हमले का फैसला होता है या फिर युद्ध विराम का फैसला होता है, उस फैसले को अब लोग एक नई दृष्टि से, एक नए नजरिए से देखेंगे। वैसे ईरान के लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि वो बदला लेना कभी नहीं भूलते, चाहे इसमें उन्हें कई महीने लग जाएं, कई साल लग जाएं या कई दशक लग जाएं। ईरान ने अगर यह तय कर लिया कि वो बदला लेगा, तो फिर वो बदला लेकर ही छोड़ता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। वर्ष 1989 में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खोमैनी, आपको याद होगा, उस समय खोमैनी ने मशहूर लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी को जान से मारने का फतवा जारी किया था। सलमान रुश्दी पर आरोप था कि उन्होंने अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस में इस्लाम का अपमान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह फतवा जारी कर दिया और इस फतवे के बाद रुश्दी को अपनी जान बचाने के लिए लगभग 20 साल तक छिपकर रहना पड़ा। 20 साल तक वो इस डर के साए में जीते रहे कि ईरान उनकी हत्या कभी भी कर सकता है। इसके बाद रुश्दी कुछ कार्यक्रमों में सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगे। जब बहुत समय हो गया, 20 साल पुरानी बात हो गई, तो सलमान रुश्दी को यह लगा कि अब तो ईरान के लोग भी भूल चुके होंगे। अब वो धीरे धीरे सार्वजनिक स्थानों पर नजर आने लगे, धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। खोमैनी के फतवे के 33 साल बाद अगस्त 2022 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक शख्स जिसका नाम है हादी मातर, उसने सलमान रुश्दी पर हमला किया और इस हमले में सलमान रुश्दी की जान तो बच गई, लेकिन उनकी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ये वो व्यक्ति है जिसने फतवे के 32-33 साल बाद सलमान रुश्दी पर हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हादी मातर अमेरिका में ही पैदा हुआ था और खोमैनी के विचारों से प्रभावित होकर उसने सलमान रुश्दी पर हमला कर दिया। सलमान रुश्दी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि किसी फतवे की वजह से उन पर 33 साल के बाद भी हमला हो सकता है। और अब सलमान रुश्दी कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि उनकी एक आंख खराब हो चुकी है इस हमले की वजह से।
तो सलमान रश्दी को उन्होंने 33 साल के बाद भी छोड़ा नहीं, और यह हमला 33 साल के बाद हुआ फतवे के। वैसे ही ट्रंप को भी यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर हैं, जब तक वो व्हाइट हाउस में रहते हैं, तब तक उन्हें हर तरह की सुरक्षा मिल रही है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ये सुनिश्चित करेगी कि ट्रंप तक कोई पहुंच ना सके, कोई गोली ट्रंप को छू ना सके। 24 घंटे उन्हें किसी भी खतरे से बचाने की पूरी तैयारी रहती है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उनकी असली चुनौती तब शुरू होगी। इसलिए ईरान ने जो धमकी दी है, यह अपने आप में खतरनाक हो सकती है, और यह जो खतरा है, यह ट्रंप पर अब आजीवन मंडराता रहेगा। हैरानी की बात यह है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिका ईरान से बातचीत तो करेगा, लेकिन युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। यह है उनका लेटेस्ट पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले किया है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज आस्क्ड अस टू कंटिन्यू टॉक्स। वी हैव अग्रीड टू डू सो, बट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज स्टेटेड टू देम इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट द सीज फायर इज ओवर। तो वो अभी भी कह रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत जारी रखना चाहता है, अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो गया है, लेकिन युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर पहुंचे। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का गले लगाकर स्वागत किया, और 40 साल के बाद पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया है। पच्चीस 30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी, जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया, और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। अपने घर का सपना अब और भी आसान। पीएनबी होम लोन के साथ पाएं आकर्षक ब्याज दर सिर्फ 7.20% से शुरू, ईएमआई सिर्फ 679 प्रति लाख से और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल। तो इंतजार कैसा? अपने सपनों को दीजिए अपना पता। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। शानदार तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। 1000 वर्ष से ज्यादा पुराना यह मंदिर जावा द्वीप पर योग्याकार्ता शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से इस मंदिर को देखने के लिए पहुंचे और इस दौरान हेलीकॉप्टर में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाओ सुबियांतो भी उनके साथ थे और इस हेलीकॉप्टर को 3 और दूसरे हेलीकॉप्टर्स लगातार एस्कॉर्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान में। तो देखिए कैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में बिठाकर इस प्राचीन मंदिर 1000 साल पुराने मंदिर में लेकर गए और आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तस्वीरें देखिए। देखिए इस मंदिर की कितनी शानदार और भव्य तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज खास तौर पर भगवा रंग का कुर्ता पहनकर इस मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें भी बड़ी शानदार हैं और आज क्योंकि इस प्राचीन मंदिर में जाना था तो प्रधानमंत्री मोदी ने शायद कुछ सोचकर ही ये भगवा कुर्ता पहना होगा। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन ऐसे देश के एक इतने प्राचीन मंदिर में आज घंटियों की आवाज और चारों तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही थी। ओम नमः शिवाय गूंज रहा था यहाँ और आज आपको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए और ये इस दुनिया में रहने वाले हर हिंदू को गर्व से भर देगी ये तस्वीर। तो जरा एक बार बैठकर दोबारा से सोचिए, इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां पर 1000 वर्ष पुराना प्राचीन हिंदू मंदिर और उसमें प्रधानमंत्री मोदी भगवा कुर्ता पहनकर पूजा पाठ कर रहे हैं और चारों तरफ ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंज रहा है। यहां नहीं, इंडोनेशिया के एक मंदिर में 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहां सबसे ऊंचा मंदिर भगवान शिव का है और इसीलिए इसे शिव मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है क्योंकि ये 1000 वर्ष पुराना है। मूल रूप से इस मंदिर परिसर में कुल 240 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान बहुत सारे भूकंप आए और दूसरे कारणों की वजह से बहुत सारे मंदिर नष्ट हो गए, बहुत सारे मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसका अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इन मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं।
भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इंडोनेशिया में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा है। यहाँ के मंदिरों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1000 साल पुराने होने के बावजूद आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए इन मंदिरों की वास्तुकला को देखिए, 1000 साल पहले क्या मंदिर बनाया, वास्तुकला देखिए, आर्किटेक्चर देखिए और इनकी मजबूती देखिए कि आज 1000 साल के बाद भी उतनी ही मजबूती से सर्दी, गर्मी, बरसात में ये खड़े हुए हैं। जबकि आजकल अगर आप देखें तो आजकल के मकान एक बारिश में ढह जाते हैं। आजकल की बिल्डिंग्स एक बारिश को सह नहीं पाती, एक छोटे से भूकंप को सह नहीं पाती। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद इंडोनेशिया के लोगों ने इन मंदिरों को नष्ट नहीं किया, इन्हें तोड़ा नहीं। यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर रामायण की कहानियों का चित्रण किया गया है। इस मंदिर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें किसी न किसी रूप में हमेशा ही भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद यहां पर फिर से आने का वादा भी किया। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ये मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। तो अगर आप शिव भक्त हैं तो आप भी 1000 वर्ष से ज्यादा
पुराने इस प्राचीन मंदिर को दूर से आप दर्शन कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप वहाँ जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप इस समय जहाँ भी हैं, अपने घर में हैं या अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हमारा ये शो देख रहे हैं, आप भी चाहें शिव भक्त होने के नाते तो आप नमन कर लीजिए, इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए और आप भी चाहें तो आशीर्वाद ले सकते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत करने के लिए सिर्फ व्यापार, रक्षा और पैसे के निवेश का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी पुरानी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को भी कूटनीति का बड़ा हिस्सा भारत बनाता है। जैसे भारत ने कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, वहाँ के ताप्रोहम मंदिर का भी संरक्षण किया, और ये वही मंदिर है जहाँ हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की फिल्म टूम्ब रेडर की शूटिंग हुई थी। ये वही मंदिर है। श्रीलंका के एक मंदिर के पुनर्निर्माण में भी भारत ने वर्ष 2015 में लगभग 10 करोड़ रुपए की मदद दी थी, और वियतनाम के माई सन सेंचुरी में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर का वर्ष 2022 में भारत ने पुनर्निर्माण किया। इसी प्रकार से भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस और नेपाल में भी कई सारे मंदिरों को दोबारा से बनवाया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये कल्चरल डिप्लोमेसी, ये टेम्पल डिप्लोमेसी बहुत तेजी से बढ़ी है, जहां भारत दूसरे देशों के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी शेयर करता है और उस बॉन्ड को, उस रिश्ते को और मजबूत करता है संस्कृति के रिश्ते के जरिए। अब एक और खास बात, आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचे थे, तब भी वहां के राष्ट्रपति उन्हें खुद एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। यानी स्वागत से लेकर विदाई तक हर मौके पर इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान नजर आया, और आज भी वहां के राष्ट्रपति खुद उन्हें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए आए। अब ये तस्वीरें देखिए। और जो सम्मान जमीन पर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, वही सम्मान इंडोनेशिया के आसमान में भी दिखाई दिया। आज इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उससे पहले ही इंडोनेशिया की वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी साथ साथ टेक ऑफ किया, और इंडोनेशिया के 5 फाइटर जेट्स ने अपनी हवाई सीमा में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान को एक बार फिर से एस्कॉर्ट किया। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, और फिर इसके बाद वो न्यूजीलैंड जाएंगे। पहली नज़र में प्रधानमंत्री मोदी की ये 3 देशों की यात्रा एक सामान्य सी विदेश यात्रा नजर आती है, लेकिन अगर मानचित्र पर इन तीनों देशों को आप एक साथ देखेंगे तो आपको एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाई देगी। भारत से इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड, ये पूरा मार्ग हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है।
इन तीनों देशों की लंबी समुद्री सीमाएं हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ 3 देशों का नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कूटनीति है। एक तरह से भारत अब हिंद महासागर तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि प्रशांत महासागर में भी अपनी दोस्ती, व्यापार और सुरक्षा की साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। इसीलिए 40 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की यात्रा पर भी जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक यानी 67 वर्षों तक अलग अलग सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत की हिंदू संस्कृति को हमेशा दबा कर रखा। भारत के हिंदुओं में यह डर बैठा कर रखा कि सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म के लिए नारे लगाना हिंदुओं को सांप्रदायिक बना देगा। इसलिए इस दौरान जो भी प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री रहे, बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े सरकारी अफसर रहे, वो हमेशा अपनी हिंदू पहचान को लेकर बैकफुट पर रहे। सार्वजनिक तौर पर ये लोग कभी अपनी हिंदू पहचान को दिखाते नहीं थे। उन्हें हमेशा यह डर था कि अगर उन्होंने अपनी इस हिंदू पहचान को सबके सामने प्रदर्शित किया तो उन्हें सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाएगा। एक झूठे सेकुलरिज्म के नाम पर देश के तमाम प्रधानमंत्री मस्जिद तो जाते रहे, गुरुद्वारा जाते रहे, चर्च जाते रहे, लेकिन मंदिर जाने से बचते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संस्कृति और हिंदुत्व की पहचान को अपनी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी का भगवा कुर्ता पहनकर इंडोनेशिया में एक शिव मंदिर जाना, वहां ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना और वहां पर पूजा करना, यह दिखाता है कि भारत अब अपनी हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व की पहचान को लेकर बैकफुट पर नहीं है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को अपनी ये भगवा पहचान दिखाना चाहता है और भारत को इस पर गर्व है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सबको डर लगता है, लेकिन एक नई रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि शायद आने वाले दिनों में कैंसर की सुनामी आने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नई रिपोर्ट जारी की है वो देखकर आप डर जाएंगे। आपको इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें बताते हैं। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर में कहा गया है कि दुनिया में हर 5वां व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी कैंसर से पीड़ित हो सकता है। यानी अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो संभावना है कि उनमें से एक को कैंसर की बीमारी हो सकती है। दूसरा, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के करीबी परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले असर को भी शामिल किया जाए तो दुनिया के लगभग 92% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार कैंसर से किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगे। मतलब या तो उन्हें खुद कैंसर की बीमारी हो जाएगी या फिर उनके परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी होगी। और आप जानते हैं जब परिवार में किसी को कैंसर होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। 92% लोग ऐसे होंगे जिन पर कैंसर की काली छाया पड़ जाएगी। तीसरा, दुनिया भर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2024 में पूरी दुनिया में 2 करोड़ 6 लाख कैंसर के नए मरीज मिले, लेकिन अगर यही रफ्तार जारी रही तो वर्ष 2050 तक हर साल 3 करोड़ 50 लाख कैंसर के नए मामले मिलेंगे। यानी अगले 25 साल में हर साल कैंसर के मामले लगभग दुगने होते जाएंगे। चौथी बात, कैंसर अब समय से पहले होने वाली मौतों का प्रमुख कारण बन रहा है। 2021 में कैंसर 41 देशों में समय से पहले मृत्यु का पहला कारण था, 37 देशों में दूसरा कारण था और 47 देशों में तीसरा सबसे बड़ा समय से पहले मृत्यु का कारण था। यानी दुनिया के 195 देशों में से 125 देशों में कैंसर मौत की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। भारत में हर साल लगभग 15 लाख कैंसर के नए मामले आते हैं। और अगला पॉइंट आपके लिए ये कि वर्ष 2020 से 2050 के बीच
कैंसर की वजह से हर साल दुनिया की जीडीपी का लगभग 0.55% आर्थिक नुकसान होगा और यह रकम लगभग 66 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मरीज और उसका पूरा परिवार डर जाता है। WHO के मुताबिक लगभग 50% कैंसर मरीजों का परिवार उसके इलाज के कारण ही आर्थिक रूप से टूट जाता है। 2024 में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई। हर साल दुनिया भर में लगभग 4 लाख बच्चे कैंसर से बीमार होते हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा लगभग 16% लंग कैंसर होता है और 2024 में इसके 16 लाख नए मामले आए थे, जबकि महिलाओं में सबसे ज्यादा 25.5% ब्रेस्ट कैंसर होता है और वर्ष 2024 में इसके लगभग 24 लाख नए मामले आए। अब देखिए कैंसर होता क्यों है। लोगों का लाइफस्टाइल जिस तरीके से बदल रहा है, ये कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। पहले तंबाकू और शराब को कैंसर की वजह माना जाता था, लेकिन अब मोटापा, व्यायाम न करना, गलत खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। आजकल आप देखिए हम सभी लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट में बंद जो मिलता है बाजार में, ये कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। WHO कहता है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर लें तो कैंसर के लगभग 40% मामलों को रोका जा सकता है। कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है और मैं आपसे आज ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी अगर करने लगेंगे तो आप कैंसर से बच पाएंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको खाना पीना क्या है। स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना होगा, अच्छा खाना खाना होगा। बाजार में मिलने वाला ये जो पैकेट बंद खाना है, जिसे हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, सबसे पहले तो अपने जीवन से इसे हटाइए। इसके बाद एक स्वस्थ तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको बढ़ानी होगी। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। बरसात के मौसम में बढ़ता है बीमारियों का खतरा। बुखार, संक्रमण या सर्दी जुकाम, पेट और त्वचा के रोग करते हैं परेशान। मॉनसून में रखें साफ सफाई का विशेष ध्यान, बीमारियों से बचना होगा आसान। रविवार को हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार